मेरा नाम आर्यन है और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। वो मेरी जिंदगी का ऐसा सच है जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से पहाड़ी इलाके की है जहाँ सड़कें घुमावदार हैं, चारों तरफ घना जंगल है और रात होते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। वो सफर, उस रात मैं और मेरा दोस्त करण मुंबई से अपने गांव की ओर जा रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। सड़क पर बस हमारी गाड़ी थी और दूर कहीं से आती झिंगुरों की आवाज। करण ने रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी। यार, सिग्नल नहीं आ रहा, उसने कहा। मैंने मजाक में कहा, लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत का एरिया है। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन हमें नहीं पता था हमारा मजाक सच बनने वाला है। पहला संकेत, हम जैसे ही पहाड़ी मोड़ पर पहुंचे, हमारी गाड़ी के आगे एक पीली बस दिखाई दी। बस बहुत धीरे चल रही थी। अजीब बात यह थी कि रात के 11 बजे उस सुनसान रास्ते पर बस क्यों? करण ने कहा, ओवरटेक कर देते हैं। जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, अचानक सामने से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई और तभी मैंने सड़क के किनारे कुछ देखा। एक लंबी काली आकृति जो इंसान जैसी थी लेकिन इंसान नहीं। उसकी आंखें लाल थीं। वो हमारी गाड़ी की तरफ देख रही थी। करण, गाड़ी मत रोको, मैंने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तभी गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। वो पहली झलक, गाड़ी रुक गई, इंजन बंद, हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। बस आगे निकल चुकी थी। अब सड़क पर सिर्फ हम थे और वो आकृति। करण ने गुस्से में कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी गाड़ी के बोनट पर जोर से कोई चीज गिरी। धड़ाम, हम दोनों चीख पड़े। हेडलाइट की रोशनी में हमने देखा एक चेहरा, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा काली और फटी हुई थी, आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके दांत बहुत लंबे और नुकीले। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज, अचानक हमारे दिमाग में एक आवाज गूंजी, आर्यन। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, तुम मुझे बुला रहे थे। भूत प्रेत का एरिया। मेरा दिल रुकने जैसा हो गया। मैंने फुसफुसाकर कहा, ये जिन है। करण चिल्लाया, बकवास मत कर। लेकिन तभी वो आकृति हवा में उठ गई। उसका शरीर धुएं की तरह फैल गया और वो हमारी गाड़ी के चारों तरफ घूमने लगा। वो मुझे चाहता था। अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर खींचने लगा। करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आर्यन, पकड़ के रख। लेकिन वो ताकत इंसानी नहीं थी। मैं जमीन से ऊपर उठ गया। मेरे पैरों के नीचे हवा थी। वो जिन मेरे सामने था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे बुलाया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा अब सब खत्म। अचानक दूर से किसी ट्रक की हेडलाइट दिखी। जैसे ही रोशनी हमारी गाड़ी पर पड़ी, वो जिन चीख उठा, एक भयानक चीख, और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। मैं सड़क पर गिर पड़ा। करण ने मुझे उठाया। चल यहाँ से। गाड़ी अचानक स्टॉप हो गई। हम बिना पीछे देखे भागे। लेकिन तुम सोच रहे होगे, कहानी यहीं खत्म? नहीं, असल दर्द तो तब शुरू हुआ। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ ने पूछा, तुमने किसे साथ लाया है? मैंने कहा, कोई नहीं। माँ बोली, फिर ये काले धुएं के निशान तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर मेरे साए के पीछे एक और साया था, लंबा, सींगों जैसा सिर और लाल आंखें। वो मुस्कुरा रहा था। घर की पहली रात मैं जैसे ही अपने कमरे में गया, मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। मैंने खुद से कहा, आर्यन, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन तभी मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मुझे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, ठंडी, भारी और बेहद पास। आईने में वो। मैं धीरे धीरे उठकर आईने के पास गया, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। आईने में मैं था, लेकिन मेरे पीछे कोई और भी था, एक लंबी काली आकृति। उसका चेहरा धुएं से बना हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। मैंने पलटकर देखा, कमरा खाली था। फिर आईने में देखा, वो और करीब आ चुका था और उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ आ गया हूँ। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। माँ को शक हो गया। अगले दिन माँ ने कहा, तुम्हारे कमरे से रात भर अजीब आवाजें आ रही थी, तुम ठीक तो हो? मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन उसी वक्त घर की दीवार पर काले धुएं जैसा निशान बनने लगा। माँ घबरा गई और तभी पंखा अपने आप तेज घूमने लगा। घर के सारे दरवाजे धड़ाम धड़ाम बंद होने लगे।
माँ चीख पड़ी और वो आवाज फिर गूंजी, आर्यन, अब तुम मेरे हो। सच सामने आया। मैंने अपने दादाजी की पुरानी किताबें निकाली। दादाजी तांत्रिक विद्या जानते थे। एक किताब में लिखा था, जिन को मजाक में भी मत पुकारो। अगर वो तुम्हारी आवाज सुन ले तो वो तुम्हारे साए से जुड़ जाता है। मुझे याद आया, मैंने ही तो उस रात मजाक में कहा था, यहाँ भूत प्रेत का एरिया है। क्या उसी ने उसे बुलाया? रात 3 बजे, घड़ी में ठीक 3 बजे थे। कमरे में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। मैंने देखा, मेरी छाती पर कोई बैठा है। वो जिन। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसने फुसफुसाया, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे शरीर जाम हो गया हो। उसने अपना हाथ मेरे सीने में डाला और मुझे लगा वो मेरी आत्मा निकाल रहा है। करण की एंट्री। उसी वक्त दरवाजा टूटने की आवाज आई। करण अंदर आया। आर्यन। उसने कमरे की लाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली, वो जिन पीछे हट गया, लेकिन वो गायब नहीं हुआ। वो दीवार पर चढ़ गया और उल्टा लटककर हमें देखने लगा। उसकी आवाज घर में गूंज रही थी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तांत्रिक के पास। अगले दिन हम गांव के एक बूढ़े तांत्रिक के पास गए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारे साथ कोई आया है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मेरी हथेली पकड़ी, आंखें बंद की, फिर अचानक चिल्लाए, ये बहुत पुराना जिन है, इसे इंसानी आत्माएं चाहिए। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या वो मुझे ले जाएगा? तांत्रिक बोले, अगर अगली अमावस्या तक इसे नहीं रोका तो ये तुम्हें अपने लोक में ले जाएगा। अमावस्या नजदीक थी। सिर्फ 3 दिन बचे थे। 3 दिन, और हर रात वो और ताकतवर होता जा रहा था। उस रात मैंने सपने में देखा, मैं एक अंधेरी जगह खड़ा हूँ, चारों तरफ धुआं, और दूर वो जिन खड़ा है। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, चलो, अब तुम्हारी दुनिया खत्म। और तभी जमीन फट गई। मैं गिरने लगा। गिरते हुए मैंने आखिरी बार करण की आवाज सुनी, आर्यन। मैं पसीने में भीगा हुआ जाग गया। लेकिन इस बार कमरे में मैं अकेला नहीं था। मेरे बिस्तर के पास वो खड़ा था और उसने कहा, कल अमावस्या है। अमावस्या की रात। आसमान बिल्कुल काला था, ना चांद ना तारे, बस एक अजीब सा सन्नाटा। तांत्रिक बाबा ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी, आज रात वो तुम्हें लेने जरूर आएगा। अगर तुम उसके बुलावे में आ गए तो कोई तुम्हें वापस नहीं ला पाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था सीने से बाहर आ जाएगा। तैयारी। तांत्रिक बाबा ने मेरे कमरे में एक बड़ा सा मंत्र चक्र बनाया। हल्दी, सिंदूर, काला धागा और कुछ अजीब सी राख। उन्होंने कहा, जब तक तुम इस चक्र के अंदर हो वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। करण मेरे पास बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ दिख रहा था। रात के 12 बजते ही हवा अचानक भारी हो गई। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज ठंडी हवा अंदर आने लगी। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। वो आ चुका था। अचानक कमरे की लाइट फूट गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक गहरी भारी आवाज गूंजी, आर्यन, वादा निभाने का समय आ गया। मेरी सांस अटक गई। दरवाजा अपने आप खुला और दरवाजे के बाहर वो जिन खड़ा था। पहले से भी बड़ा, पहले से भी ज्यादा डरावना। उसका शरीर धुएं से बना था, लेकिन आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था। हमला। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने मंत्र चक्र को देखा, वो जोर से हंसा। ये कमजोर इंसानी चालें मुझे नहीं रोक सकती। उसने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ चक्र की सीमा को छुआ, चिंगारियां उठी। वो पीछे हट गया, लेकिन वो गुस्से में था। उसकी आंखें और लाल हो गई। सच्चाई। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जिन चीख उठा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कानों से खून निकलने लगा। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन सच ये है कि मैं पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे दिमाग में अजीब सी तस्वीरें आने लगी। मुझे अपना बचपन याद आया। जब मैं छोटा था, एक बार जंगल में खो गया था। मुझे याद है, एक काली परछाई मुझे घूर रही थी। क्या वो उसी दिन से मेरा पीछा कर रहा था? सबसे बड़ा झटका, तांत्रिक बाबा अचानक चुप हो गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये साधारण जिन नहीं है, ये करीना जिन है, जो किसी एक इंसान से जन्मों तक जुड़ा रहता है। मेरा दिल बैठ गया। मतलब, बाबा बोले, या तो ये तुम्हें अपने साथ ले जाएगा या तुम इसे खत्म करोगे, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। आखिरी पल, जिन ने अचानक जोरदार चीख मारी। मंत्र चक्र टूट गया। फर्श पर बनी रेखाएं मिट गईं। करण दूर जा गिरा। तांत्रिक बाबा बेहोश हो गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और वो थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था।
चलो। जैसे ही उसने मुझे खींचा, मुझे लगा मैं जमीन से ऊपर उठ रहा हूँ। कमरा धुंधला होने लगा। मैं किसी और दुनिया में जा रहा था। जिन का लोक। मैंने आंखें खोली। मैं एक अजीब जगह पर था। चारों तरफ काला आसमान, लाल धुआं, चीखों की आवाजें और हजारों परछाइयां। जिन मेरे सामने खड़ा था। अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। अचानक मेरे गले में लटका दादाजी का ताबीज चमकने लगा। तेज रोशनी फैली। जिन पीछे हट गया। वो चीखा, नहीं। मुझे याद आया, दादाजी ने बचपन में कहा था, ये ताबीज तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। मैंने पूरी ताकत से ताबीज पकड़ लिया और चिल्लाया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तेज रोशनी फैल गई। जिन धुएं में बदलने लगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, ये खत्म नहीं हुआ है, मैं फिर आऊंगा। और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैं जागा, मैं अपने कमरे में था। करण मेरे पास बैठा था। तांत्रिक बाबा होश में थे। सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे हाथ पर एक काला निशान था, जैसे किसी ने पकड़कर जला दिया हो। और उसी वक्त खिड़की के बाहर मुझे 2 लाल आंखें दिखी और एक हल्की सी आवाज आई, मैं वादा निभाऊंगा। अमावस्या की रात के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। घर में शांति थी। तांत्रिक बाबा ने कहा था, अभी के लिए वो चला गया है, लेकिन उसका बंधन पूरी तरह टूटा नहीं है। मेरे हाथ पर जो काला निशान था, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा गहरा हो रहा था। पहले वो बस एक दाग जैसा था, अब वो ऐसा दिखने लगा जैसे किसी पंजे की पकड़ हो। अजीब बदलाव। मुझे अजीब सपने आने लगे। हर रात मैं उसी लाल धुएं वाली दुनिया में खड़ा होता। दूर वो जिन मुझे देखता रहता, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो गुस्से में था। उसकी आवाज गूंजती, तुम्हारा समय पूरा हो रहा है। सुबह उठता तो शरीर थका हुआ लगता, जैसे सच में कहीं गया था। सच का पता चला। तांत्रिक बाबा ने मेरा हाथ फिर से देखा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ये निशान एक द्वार है। अमावस्या की रात तुम पूरी तरह नहीं बचे। तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा उसके लोक में रह गया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो जब चाहे इस निशान के जरिए तुम्हें खींच सकता है। आखिरी अमावस्या। 1 महीने बाद फिर अमावस्या आने वाली थी। बाबा ने कहा, या तो इस बार सब खत्म होगा या तुम। हमने उसी कमरे में फिर तैयारी की, लेकिन इस बार बाबा ने एक और सच बताया, जिनको हराने का एक ही तरीका है, तुम्हें स्वेच्छा से उसके सामने खड़ा होना होगा। अगर तुम डर गए तो वो जीत जाएगा। वो रात के 12 बजे, फिर वही ठंडी हवा, फिर वही अंधेरा। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने खुद दरवाजा खोला। बाहर वो खड़ा था, पहले से भी विशाल, आसमान तक फैला हुआ। उसकी आंखें जल रही थी। तुम खुद मेरे पास आए हो? वो हंसा। मैंने कहा, इस बार मैं भागूंगा नहीं। जिनका असली रूप। अचानक उसके चारों तरफ धुआं हटने लगा और उसका असली रूप सामने आया। वो कोई साधारण जिन नहीं था, वो एक अधूरी आत्मा थी, जो सदियों से किसी शरीर की तलाश में थी। वो मेरी कमजोरी से जुड़ गया था, मेरे डर से। आखिरी तक कर उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार मैं खुद उसके साथ उस अंधेरी दुनिया में गया। वो सोच रहा था कि मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन जैसे ही हम उसके लोक में पहुंचे, मैंने आंखें बंद की और दादाजी का ताबीज मजबूती से पकड़ लिया। मैंने मन ही मन कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अचानक वो दुनिया कांपने लगी। लाल धुआं बिखरने लगा। जिन चीखा, नहीं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैंने चिल्लाकर कहा, तू मेरी कमजोरी था, अब नहीं। तेज सफेद रोशनी फैल गई। उसका शरीर टूटने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मैं वापस आया, मैं जमीन पर पड़ा था। करण और तांत्रिक बाबा मुझे हिला रहे थे। आर्यन, उठो। मैंने आंखें खोली। कमरा सामान्य था। ठंड गायब, धुआं गायब। मेरे हाथ का काला निशान धीरे धीरे मिट रहा था। लेकिन 3 दिन बाद करण ने मुझसे कहा, तुम्हारी आंखें कभी कभी लाल क्यों हो जाती हैं? मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उस रात आईने में देखा। एक पल के लिए मेरे पीछे फिर वही साया दिखा, बहुत हल्का, जैसे कोई दूर से देख रहा हो। और मेरे दिमाग में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, मैं पूरी तरह गया नहीं हूँ। सच, क्या वो जिन खत्म हो गया, या वो अब मेरे अंदर छिपा है? मुझे आज भी कभी कभी रात 3 बजे ठंडी हवा महसूस होती है और खिड़की के बाहर कभी कभी 2 लाल आंखें। शायद वो मेरा इंतजार कर रहा है, या शायद वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। स्माइल विद हॉर्न्स समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।